हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हिस्ट्री स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने पिछले सालों में जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उनमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हैं उनके सारे आंसर, उसके साथ साथ उसकी डिटेलिंग। ठीक है, एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी जा चुकी है जिसमें प्राचीन भारत में इतिहास का और उसके साथ साथ जो वैदिक काल है उससे संबंधित क्वेश्चन चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, यानी कि उसकी एक वीडियो अपलोडेड है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे मौर्य और मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य का काल और मौर्य के बाद का जो साम्राज्य था उसके बारे में किस टाइप के क्वेश्चन दिए थे ऊपर ट्रिपल एससी ने अपने एग्ज़ाम में, जिससे कि अब जो वीडियो का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम इसको मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत से सोचेंगे कि वीडियो के फॉर्म कब आ गए। नहीं दोस्तों, ये फॉर्म जो थे इसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, अब वो एग्ज़ाम हो रहा है उसका। लेकिन अभी वैकेंसी आई हुई हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर एक वीडियो है। और वैसे तो आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन है, आप जाके फॉर्म भर दीजिए। अगर आप 12th पास है, ट्रिपल सी किए हुए हैं, उसके साथ साथ आपने पेट भी क्वालिफाई कर रखा है तब। ठीक है, तो ये सब इसमें मैंने आपको जानकारी दे दी और कोशिश की है ज़्यादा टाइम ना ले। चलते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रिय पियदस्सी भी था। कितना कठिन सा नाम है और बच्चे जो है बहुत से परेशान भी हो गएंगे इसका आंसर ढूंढने में। तो इसका उत्तर है मौर्य सम्राट अशोक जो थे उनका ये नाम था। और ये बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा भी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन लास्ट में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, अपने बच्चों को भी इसी में इन्वॉल्व कर लिया था। इनका जो शासनकाल था ईसा पूर्व लिखा है, तो ईसा पूर्व में याद रखना सन हमेशा घटती हुई दिखेगी आपको। तो ये 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का उनके नाम बताना है। तो बहुत कॉमन है, क्वेश्चन आपको पता भी होगा, चरक इसका उत्तर है। ठीक है, राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर जो आजकल होते हैं, वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान और कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कृत चरक संहिता आपने सुना भी होगा, ये इनका शास्त्र है, औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। उल्लेखनीय है कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र, मात्रचेट, संरक्ष आदि विद्वान निवास करते थे। ठीक है, तो ये नाम याद कर लेना, जिससे कि कभी इनके अलावा भी और नाम पूछे जाए तो आप आंसर दे पाएँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो कर रखी थी। ठीक है, इसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक होता था, या इसे पुरमुख कहते थे। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। ठीक है, मेगस्थनीज ने पूरा यहाँ पे 6 समितियाँ दी हुई हैं, ये आप एक बार देख लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए। तो ये मेगस्थनीज ने बताई थी, 5-5 सदस्यों वाली थी, तो हर एक समिति में 5 सदस्य हैं, इसको याद रखना। औद्योगिक कलाओं और कारीगरों के निरीक्षण करती थी ये समिति। दूसरी समिति जो थी, विदेशी यात्री अगर कोई आता था बाहर से, उसका निवास, चिकित्सा और उसके भोजन का इंतजाम करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी कि हमारी पूरी जो राज्य में कितने लोग रहते हैं। चतुर्थ समिति नगर में व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। 5वीं समिति जो थी वो उद्योग समिति थी, जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। ठीक है, 6ठी समिति कर समिति थी, जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर को वसूलना था। ठीक है, ये 6 समितियां थी, किसके काल की हैं, यानी कि मौर्य काल की हैं। मौर्य काल में भी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य काल की। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। कहाँ पे हुई है, कुंडलबन। कुंडलबन कहाँ पे है, कश्मीर में। ठीक है, तो आप क से याद रखना, तो भी आप चौथी बौद्ध संगीति को भूलेंगे नहीं। और पिछली वीडियो में मैंने चारों बौद्ध संगीति बताई हैं, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चन आए थे, तब आप पिछली वीडियो को जाके देखिएगा, चारों बौद्ध संगीति को अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष
इसके उपाध्यक्ष थे। इस संगीति में बौद्ध त्रिपिटक जो थे वो भी पिछली वीडियो में आपको बताया, तीनों त्रिपिटक थे के प्रमाणिक पाठ तैयार हुए और विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया। इस आयोजन में लगभग 500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया था। ये सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और कनिष्क के समय में ही, ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि हम सबको आनी चाहिए, कि ये जो बौद्ध धर्म है ये 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको आपको इम्पोर्टेंट करके बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जो इंडिका है उसके लेखक कौन थे, तो बताइए कौन थे। तो ये क्वेश्चन अभी इनका नाम अभी ऊपर भी आया था। जी हाँ, देखिए है मेगस्थनी, जिनका नाम अभी आया था, जिन्होंने क्या बताए थे, इनके बारे में अभी बताया था कि जो 5 आपने अभी क्या पढ़ी समिति, उन समिति के बारे में बताया था, वो हैं ये, ठीक है। इसके बाद ये देखिए मेगस्थनी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। मौर्य से याद कर लीजिए, माँ से मौर्य, माँ से मेगस्थनी, इंडिका इनकी रचना थी। फायहान जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आए थे, उनकी फा से फायान, फा से फोक यू की इनकी पुस्तिका थी। और हर्षवर्धन के टाइम में हिंगशांग आए थे, हा से हर्षवर्धन, हा से हिंगशांग, और सी यू की इनकी रचना थी। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आप इन तीनों का बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ये तीनों अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं चरक संहिता की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आया भी था। चरक संहिता जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको पता है चिकित्सा से संबंधित है। और किसकी ये बुक, ये चरक की है ना। और ये किसके जो दरबारी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे या जो विद्वान कह सकते हैं इन्हें, तो वो कनिष्क थे। कनिष्क किससे संबंधित है, कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना पूरा, जिससे कि आप भूल ना पाए। और ये रचना याद रखना, ये किस में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बताती चल रही हूँ, जिससे कि ये है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसा नहीं केवल आंसर बता कर मैं आगे बढ़ रही हूँ, पूरा डिटेल में जो मुझे इसमें इम्पोर्टेंट लगेगा बताती चलूँगी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर थी है, ठीक है। तो कृषि पर निर्भर थी, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आजकल जो अर्थव्यवस्था आप याद कर लेना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, एक तो अर्थव्यवस्था वगैरह से आते हैं, ठीक है, और प्रशासन से बहुत आते हैं। प्रशासन से बहुत आते हैं कि कौन से अधिकारी को क्या बोला जाता था, किस अधिकारी को किस नाम से, कि जो कर वसूलते थे वो अधिकारी क्या कहलाते थे। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रशासन के अधिकारियों से संबंधित और उनकी व्यवस्थाओं से संबंधित, ठीक है। इसके बाद युद्ध जो होता है वो मिलान करने को बहुत आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसमें पूरा इन्होंने दे रखा है कि कृषि पर जो है इस काल में ना केवल कृषि की वृद्धि हुई, बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन, व्यापार आदि में भी बहुत वृद्धि हुई, ठीक है। ये सब इसमें दिया हुआ है, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट आ गया, अशोक के प्रधान शिलालेख अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनके बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि शिलालेख का मतलब होता है, शिला माने आप समझ जाइए पत्थर, ठीक है। यानी कि पत्थर पर जो इन्होंने अपने लेख लिखे थे उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। और इन्होंने और भी जो लेख होते हैं आपने देखा होगा, ज़रूरी नहीं कि केवल शिलाओं पे ही कोई राजा अपनी लेख करवाता हो, है ना। तो इसमें शिलालेख पूछे, प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो कौन सा है, तो इसमें 13वां जो है वो सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है। यहाँ पे लिखा सबसे बड़ा शिलालेख 13वां है। और अशोक के शासन के 8वें वर्ष में जो होने वाला कलिंग का युद्ध था, जिसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस युद्ध के बाद ही ये समझ गए थे कि जो है लड़ाई झगड़ा सब बेकार है और जो है अपनी अच्छाई के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। तो इसलिए इसका 13वां वाला जो था वो सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का पूरा वर्णन उन शिलाओं पर उकेरा गया है। अगला है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की बात कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे जो पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस समय एक था, तो पूर्व का क्षेत्र कौन सा हुआ, पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तो पूर्वी प्रांत की राजधानी जो थी वो तोशाली थी, ठीक है। इसमें यहाँ पे पूरा दिखा रहे हैं, तोशाली है। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद देखो है धम्म विजय की नीति अपनाई, ठीक है। जिसे बौद्ध धर्म में जो है उनके 3 त्रिपिटक हैं, उसमें धम्म भी एक है। अगला है देव नाम प्रिय नाम किससे कहा गया, तो इम्पॉर्टेंट है और अभी बिल्कुल
आप बता भी देंगे इसको एकदम देखते ही। देखिए आ गया। देव नाम प्रिय किसे कहा गया? ये जो है अशोक को कहा गया, ठीक है, इनके जो शिलालेख थे उस पर। अब ये भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया। तो ये नाम सब अशोक के रट लीजिएगा। मास्की, गुर्जरा, नत्तूर, उडे गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आता है रुद्रदामन से। इसमें भी अशोक के उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच। सिंधु और झेलम नदी किधर है? ये देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये देखिए हमारा यहाँ पे ऐसे करके भारत बना है, ये पूरा ऐसे करके यहाँ पे ये पूर्व उत्तर वाले हैं तो यहाँ पर जो हैं ये सिंधु, झेलम और रावी और ये सब नदियाँ हैं। और यहाँ से सिंधु इधर से आई है, ठीक है, निकल के, और इधर से यहाँ कौन सी गई है? ये ब्रह्मपुत्र गई हुई है भारत के बाहर से, ठीक है। नक्शे पे ना जाए, बस आपको एक तरीका बता रही हूँ मैं। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो था वो क्या बना था? वो तक्षशिला शहर बसा हुआ था, ठीक है। और अब तक्षशिला कहाँ पे है? क्योंकि भारत से बाहर की यहाँ पे मैंने इमेज दिखाई आपको। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से इसका नाम तक्षशिला रखा था। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है और यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, इसका कारण भी बता दिया। और इस समय तक्षशिला पाकिस्तान में, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहले जो भारत था जिसे हम भारत कहते हैं, हम तो ये सोचते हैं ना कि ये सब भारत के अंतर्गत आता, नहीं, भारत के अड़ोस पड़ोस का भी जो क्षेत्र था उस समय इसी के अंतर्गत आता था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है? बता ही दिया आपको, 13वां है ना, 13वां शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। फिर है अशोक का सिंह चतुर्मुख, ठीक है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक स्तंभ था, जो सिंह चतुर्मुख वाला जो हम लोगों का हमने स्तंभ ले रखा है, हमारा चिन्ह हो गया है वो। तो ये कहाँ पर था? ये सारनाथ। कहाँ पर था? सारनाथ में, ठीक है। तो इसका पूरा यहाँ पे दिया है कि 4 सिंह जो है पीठ सटाए हुए बैठे हैं, आपने देखा भी होगा। और नई वाली जो संसद बनी है उसमें इसे लगाया भी गया है। इसे ही भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह माना है। ये बताया मैंने कि हम लोगों ने इसे अपना चिन्ह मान लिया, राष्ट्रीय चिन्ह मान लिया है, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आया भी था, जो मैंने ये पिछले ईयर्स की जो पूरा क्वेश्चन पेपर हल कराया, जिसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। आप वीडियो जाके देखिएगा, चैनल पे पड़ी हुई हैं 4-5 वीडियो, उसमें ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित जो भी वीडियो आपको दिख रही है उसमें देखना, उसमें क्वेश्चन मैंने कराया है। तो देखिए, उसे कौटिल्य कहते थे, चाणक्य भी कहते थे और विष्णुगुप्त भी कहते थे। इनका बहुत बड़ा रोल था चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए, लेकिन समुद्रगुप्त जो थे वो खुद में ही एक राजा थे। तो देखिए, ये इनके सब नाम है कौटिल्य के, भारतीय राजनीतिक विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो बुक थी वो अर्थशास्त्र थी, ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं थी, वो राजनीति से संबंधित बुक थी, इसको याद रखना, भले ही उसका नाम अर्थशास्त्र था। और मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का देखो है महत्वपूर्ण रोल था। कौटिल्य चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री भी था, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री रखा उसे। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, मैकियावेली कौटिल्य को ही। ये हो सकता है मैकियावेली किसे कहा जाता है और आप ना बता पाएँ। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था, इसे भारत का नेपोलियन कहते थे। ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित था समुद्रगुप्त, इसलिए ये अलग है इससे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये अशोक के जो ये है सहवाजगढ़ी वाला शिलालेख है, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। सहवाजगढ़ी एक गांव और ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में स्थित है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें कि इसमें देखिए यह स्थल सम्राट को अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे शिलालेख हैं अशोक के। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो सहवाजगढ़ी में जितने भी शिलालेख हैं अशोक से संबंधित, वो खरोष्ठी लिपि में है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक विरासत के रूप में शामिल किया गया इन्हें।
अशोक के सभी अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा में हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ये खरोष्टी लिपि में इसको याद रखना। और लघु शिलालेख स्तंभ, देखो आ गए, लघु शिलालेख है, छोटे छोटे स्तंभों पे लिखे गए। स्तंभ शिलालेख क्या हुए, जो बड़े बड़े स्तंभों पे लिखे गए हैं। मैंने बताया था कि लेख जो हैं अलग अलग जगह लिखे जाते थे, छोटे छोटे पत्थरों पे लोग लिखते थे अपनी कहानी, कागज़ था नहीं, कुछ बड़े बड़े पूरी लंबी लंबी शिलाएँ होती थी उन पे लिखते थे, स्तंभ पे लिखते थे, कुछ गुहाओं में लिख देते थे। मान ली कहीं गुफा दिखी तो उस गुफाओं की दीवारों पे लिख दिया अपना सब कुछ, जिससे कि आगे वाली जनरेशन इसको पढ़ेगी और वो समझ पाएगी कि पीछे की हमारी जनरेशन कैसी थी या हमारा इतिहास कैसा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखा होगा, बहुत सी गुफाओं में आपको लिखा हुआ मिलता है, बहुत सी गुफाओं, हाथी गुम्फा आपने मध्य प्रदेश में देखी होगी, उसमें भी चित्र बने हुए हैं, वो जो अभी तक भी लोग उसे पढ़ नहीं पाए कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो उनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी है, ठीक है, जबकि वर्तमान भारत से बाहर पाए गए शिलालेखों की लिपियाँ जो हैं वो भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसमें भारत की बात हो रही है। अब देखो इन्होंने पूरा बता दिया। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में जो अभिलेख है उनकी खरोष्टी लिपि है। तक्षशिला में जो पाए गए हैं उसकी आरमेइक लिपि है। सरेकुना यानी कि कांधार में जो पाए गए हैं उसमें यूनानी और आरमेइक लिपि है। लघमान अभिलेख जो है उसमें आरमेइक लिपि है। तो सबकी लिपि अलग अलग है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जैसे जिस इलाके में जो लोग रहते थे उन्हें अपनी भाषा में जो लिखना था वो लिख दिया, कि उन्होंने अशोक को देखा होगा तो इस तरह से जरूर थोड़ी अशोक ने ही सब कुछ लिखा या अशोक ने लिखवाया होगा। अशोक नहीं, कोई भी राजा हुआ, ठीक है। फिर बाद में जब कागज़ बनने लगे तो लोग पुस्तिकाएं लिखने लगे, उन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने पुस्तिकाओं पे उतारना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से मौर्य कला है भाई, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, कि मौर्य कला का तो वो स्तंभ है, ठीक है। अब आप कैसे पता करेंगे स्तंभ, ये पूरा लिखा है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है वो स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से दूसरी सदी ईसा पूर्व, देखो आगे 4वीं से दूसरी मतलब बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की है, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, केवल मतलब स्तंभों पर पूरा लिखा हुआ है सब। तो स्तंभ यहाँ पे सबसे बड़ा रोल अदा किया है हर चीज़ के लिए। मौर्य कला का भी अगर विकास करना है, वहाँ पे जो कलाकृति बनी होंगी वो भी स्तंभों पे ही बनी है, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, यानी कि अशोक के अंतर्गत कौन सा इसमें ऐसा राज्य था जो नहीं आता था, तो वो कामरूप नहीं आता था, जबकि कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक ये तीनों अशोक के अंतर्गत आते थे। ये देखो ये पूरा लिखा है कि कर्नाटक जो था उसका मास्की अभिलेख और दतिया जिला का गुर्जला अभिलेख ये बताता है कि अशोक कर्नाटक और गुजरात तक उनका राज्य फैला हुआ था। कश्मीर पर भी इसका अधिकार रहा, ठीक है। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर बसाया था। कल्हड़ की राजतरंगिणी में पता चलता है कि अशोक का जो है कश्मीर पर भी अधिकार था और श्रीनगर जो है इसी ने बसाया था। इस चीज़ को याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन था, लेकिन कामरूप जो है असम का पुराना नाम है कामरूप, तो इसलिए ये अशोक के अधीन नहीं था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और ये याद रखना कल्हड़ की राजतरंगिणी में ये कहा गया है कि कश्मीर का जो श्रीनगर है वो अशोक ने ही बसाया था। अगला क्वेश्चन है कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो ये मौर्य काल से संबंधित है। सांची स्तूप आपने देखा भी होगा। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी में। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो योग दर्शन के प्रवर्तक, सारे दर्शन याद कर लेना जिससे कि आपको कोई टेंशन ना हो। योग दर्शन आप जानते हैं योग कौन सिखाता है आजकल, योग के लिए फेमस कौन है, पतंजलि जी फेमस है ना। पतंजलि आपने देखा होगा, उस रामदेव जी, तो महर्षि पतंजलि जो है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक थे। इनका जन्म गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि वे व्याकरणाचार्य पारणी के शिष्य थे, ठीक है। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। ये तीनों इनके हैं, याद कर लेना। ऑप्शन में आ सकते हैं कि चौथा कौन सा नहीं है। ये पूरा है, पूरा दी गई जानकारी के अनुसार राजवंश को पहचानना है। पुष्यमित्र ने इस वंश की, अब पुष्यमित्र ने कौन से वंश की स्थापना की थी, बस उस वंश से आप समझ जाएंगे। तो पुष्यमित्र ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। इसमें और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पे आ जाएगा, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे,
तो पुष्यमित्र शुंग के वो थे, समकालीन थे। ठीक है, जब पुष्यमित्र सिंह थे तभी ये पतंजलि भी थे उस समय। ठीक है, इस चीज़ को है। और यहाँ पे पूरा लिखा है कि पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित से, ठीक है, उनके राज पुरोहित से उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी है। टीका का मतलब क्या होता है कि कोई बुक जो पुरानी होती है उस पर अपनी भाषा में उसको लिखना, इसे कहते हैं। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है। पूरी इनके थ्रू ये जानकारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कौन सा आयुर्वेदिक विद्वान था? चरक था कनिष्क के टाइम में, आपको पता ही है। उनके वो जो थे ये जो थे चरक एक महर्षि आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। उन्हें आयुर्वेद के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ आपको बता दूं यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट दोस्तों, हाँ, जाना जाता है। और इनकी जो रचना आपको पता, चरक संहिता है। ठीक है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम 78 ईस्वी, अब ईस्वी आ गया तो ईस्वी बढ़ेगी, देखना 105 ईस्वी के दरबार में वो रहते थे। ठीक है, अब आ गया कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे वे? यहाँ पे पूरा लिखा है कि चीनी तुर्किस्तान, यानी कि चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे कुषाण। ठीक है, चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बस गए। ये यूची जाति के थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जिसने भारत पर शासन किया। पेशावर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये आपको एक नया क्वेश्चन मिला होगा। अगला यहाँ पे आ गया गुप्त, और ये पूरा गुप्तोत्तर साम्राज्य की गुप्त, और उसके बाद तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। गुप्त काल में क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे हैं पहले ही अपने पेपर में। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बहुत से विद्वान जो थे इनके नवरत्न बन के रहे थे। और वो विद्वान कौन कौन थे? तो ये देखिए, धन्वंतरी थे, शपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, क्या है, घटकरपर थे, कालिदास थे, बेताल भट्ट थे, वर्रुचि थे और बरहमीर थे। उज्जैन में विक्रमादित्य के ये दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्होंने किसकी उपाधि धारण कर रखी थी? विक्रमादित्य की। तो इन्हें इसलिए विक्रमादित्य के दरबार में इसके संबंधित ये बात कही है। ये आपको एक, ठीक है, नया क्वेश्चन जो है इस समय दिखा, ये वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि दी हुई थी? विक्रमादित्य की। अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? थानेश्वर से बदल के दूसरी कर दी गई थी, तो वो थी कन्नौज। ठीक है, क्या? कन्नौज। तो यहाँ पे पूरा लिखा है कि हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था, जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। ये पुष्यभूति वंश का था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर दी थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। किसकी बात हो रही है? हर्षवर्धन की बात हो रही है। हर्षवर्धन ने कर दिया था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? हरिशेण किसके दरबारी कवि थे? तो हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये चौथी शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगला है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्हें धन्वंतरी थे, उनका नाम था धन्वंतरी। ठीक है, तो ये पूरा इसमें दिया हुआ है। और विक्रमादित्य के पता ही है, नवरत्न थे, उसमें धन्वंतरी एक थे। ठीक है, ये धन्वंतरी उन नवरत्नों में से एक थे, इस चीज़ को याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब से? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका उत्तर है 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था। देखो, विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है विक्रमादित्य के द्वारा, और शक संवत जो था वो 78 ईस्वी। 57 ईसा पूर्व है, बार बार बोल रही हूँ।
ठीक है, उससे कम होते होते 0 पे आएगा, तो यानी कि ये 57 हो गया। फिर 0 से जाएगा 78 तक, तो फिर कनिष्क ने किया ईस्वी में शक संवत, यानी कि 57 और 78 को जोड़ेंगे आप दोनों को, 57 और 78, ठीक है, 57 और 78 को जब जोड़ेंगे तो आपका जो टोटल आएगा, तब आप समझेंगे कि शक संवत स्टार्ट हुआ। इस चीज़ को याद रखना कि ये आता है क्वेश्चन, शक संवत कब स्टार्ट हुआ। हिजरी संवत जो है वो 622 ईस्वी में हुआ मोहम्मद साहब के द्वारा, तो इस चीज़ को याद रखना। और ये क्वेश्चन आता भी है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। और ये भी पूछा जाएगा कि हमारा जो क्या नाम है, ये पॉलिटी में क्वेश्चन, कि हमारी जो जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, वो उसकी जो लास्ट में लाइन है उसमें शक संवत लिखा है कि विक्रम संवत लिखा है, ये भी आप पढ़ना। चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, तो बताइए किसके दरबार का हिस्सा थे, अभी आपने पीछे पढ़ा है, तो इसका उत्तर है विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहते थे, नवरत्नों में से एक थे ये लोग, ठीक है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़, ये आया है क्वेश्चन, देखिए, हाँ ये मैं करा चुकी हूँ, तभी एकदम को अपने नियंत्रण में लिया था। वो 5 इंडीज़ कौन कौन सी थी, तो 5 इंडीज़ जो थी वो ये थी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब था, कन्नौज का क्षेत्र था, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा इधर का भारत के क्षेत्र था, ठीक है, इनको लिया था। फिर वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो इसका उत्तर है प्रयाग। प्रयाग में किया था बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन, ठीक है। और यहाँ पे पूरा लिखा है, कहा जाता है वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान भी करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कन्नौज, जब कन्नौज का शासक हुआ उससे पूर्व वो कहाँ का शासक था, तो यहाँ पे क्या है, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था, इसको भी याद रखना। और कश्मीर को छोड़कर उसने समस्त उत्तरी भारत पे राज किया। हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी उसने बनाया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि थानेश्वर। थानेश्वर के बाद ही तो उसने अपनी राजधानी क्या बनाया था, कन्नौज बनाई थी। अभी पिछली अभी क्वेश्चन आया वीडियो ने, इसी वीडियो में पिछला क्वेश्चन था। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल, गुप्तों का साम्राज्य था पूरा, तो इसमें गुप्त जरूर लगा होगा। प्रभावती गुप्ता गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त काल के शासन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है। इसका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता ने के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता। आप समझ लीजिए, तावे पर इसने अपनी कहानी लिखी थी। तावे के पर ताम्रपत्र हो गया ना, तावे का कोई पत्ता लिया होगा, इस पर गढ़ी होगी अपनी कहानी। पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु उपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन संभाला था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये राजपूत राजवंश, ये सब अगली वीडियो में देखते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह की जो वीडियो है मैं अपलोड करती रहूँगी, जिससे कि आपकी जो आने वाली परीक्षा है वीडियो की, और चाहे वो जिला पंचायत, वो ग्राम पंचायत अधिकारी की हो, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।